Hello and welcome to UPSC Study Hub. As you know, we are discussing here about the history of the Jammu and Kashmir, and today I am going to take the second lecture regarding the history of Jammu and Kashmir, in which we are discussing about the Article 370. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आर्टिकल 370 में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो हम इसको सब टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर सेकंड लेके आ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये जो महाराजा हरी सिंह साहब थे, तो उस टाइम वही रूलर थे 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान बाइफरकेट हो गया। 3 जून 1947 को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टीशन का प्लान आ चुका था और पाकिस्तान एक अलग डोमेन बनने जा रहा था, एक अलग स्टेट बनने जा रही थी, एक अलग कंट्री बनने जा रही थी। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान यहाँ पे आता है या विद सम ट्राइब्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवेंशन करता है, विद अपनी फोर्सेस लाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरवेंशन करता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो यहाँ पे जो स्टार्ट मूवमेंट करी थी किसने? शेख अब्दुल्ला साहब ने, तो उनको लगता है कि ही इज़ गोइंग टू एक्सीड विद द इंडिया, तो उस वजह से वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने उस लेक्चर में ये भी कवर करा था कि फिर महाराजा हरी सिंह जो थे वो जाते हैं कहाँ पे? वो जाते हैं जो इंडिया के वहाँ पे तब कौन थे गवर्नर जनरल? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि लॉर्ड माउंट साहब, आप मेरी हेल्प कीजिए, पाकिस्तान इंटरवेंशन कर चुका है जम्मू और कश्मीर में, तो आप अपनी फौज भी उतारिए वहाँ पे और मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहते हैं कि हम ऐसे आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है ये इसने अभी एक्सीड ही नहीं किया है, नए इंडिया की तरफ चला गया है, नए पाकिस्तान की तरफ चला गया है। ठीक है, यू हैव बीन इंडिपेंडेंट सो फार, सो वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। ठीक है, लेकिन माउंटबेटन ने एक कंडीशन रखी, उनको बोला कि महाराजा हरी सिंह को बोला कि वहां पे कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, ठीक है, ये मैंने कल के लेक्चर में कवर किया था, तो क्या बोलते हैं उनको? तो बोलते हैं कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तब जाके हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, आपकी एड करेंगे। ठीक है, कौन कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो फिर बहुत सोचो विचार के बाद महाराजा हरी सिंह बहुत ज़्यादा सोचते हैं, 1-2 महीना सोचते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने के बाद महाराजा हरी सिंह क्या करते हैं? वो जम्मू चले जाते हैं और जम्मू में वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। ठीक है, तो जब जम्मू में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अब ये पूरा का पूरा जो जो ये जे.एंड.के स्टेट है, ये अब किसकी तरफ एक्सीड हुआ? ये अब हुआ एक्सीड इन द इंडियन डोमेन में चली गई। कौन? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है, इतना याद रखिए। फिलहाल क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने साइन किया है, किनके साथ? विद द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, लेकिन यहां पे जो भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 565 क्या प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम। ठीक है, और जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के डोमेन में चली गई थी, उन्होंने एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और दूसरा मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था ठीक है, याद रखिए। फिर से बताएंगे हम कि जो इंडिया के डोमेन में क्या चली गई थी? प्रिंसली स्टेट चली गई थी सर उन्होंने वहां पे एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मींस हम एक्सीड करते हैं इंडिया के डोमेन में, और दूसरा मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। सर, ये अब मर्जर एग्रीमेंट क्या चीज होता है? तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, सर ये जो मर्जर एग्रीमेंट होता है, इसका मतलब ये होता था उस टाइम कि ये जो प्रिंसली स्टेट है अब ये बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुकी है। द प्रिंसली स्टेट हैज लॉस्ट ऑल हिज आइडेंटिटी, ऑल इट इज आइडेंटिटी नाउ, एंड इट इज completely under the control, under the domination of the government of India. Okay, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एज जो महाराजा हरी सिंह वहां पे साइन करने गए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ही हैज जस्ट ओनली साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड नॉट द मर्जर एग्रीमेंट। सो मर्जर एग्रीमेंट उन्होंने साइन नहीं किया है वहां पे। ठीक है, ओके, और अब यहां पे एक क्वेश्चन आपको जरूरी याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको।
ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस टाइम पे वहां पे भी कंडीशनल रखा गया। महाराजा हरि सिंह भी मतलब उनको सोचो विचार था उस चीज का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुल ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये फुल साइन नहीं किया, उन्होंने ये ऑन द सम कंडीशनल बेसिस उन्होंने साइन किया। तो कंडीशन क्या रखी गई थी सर? कंडीशन उस टाइम ये रखी गई थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जितने भी यानी कौन कौन सी अथॉरिटी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो लॉज बनाएंगे फॉर J&K स्टेट, ठीक है। तो उस टाइम बोला गया, उस टाइम एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि एक तो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, यानी इन तीन विषय में ओनली इन थ्री सब्जेक्ट्स, इन दो थ्री सब्जेक्ट्स विच आर द सब्जेक्ट्स डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, इंडिया इज गोइंग टू इंटरवीन फॉर द J&K स्टेट। सिर्फ इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, ठीक है। तो इट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच वाज साइन्ड ऑन कंडीशनल बेसिस। सो द कंडीशन वर थ्री ओनली, द डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन इंटरवेंशन शुड बी डन बाय द इंडिया इन J&K। ओके, सो ये कब होता है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह साहब 26 अक्टूबर 1947 को विद द इंडियन गवर्नमेंट साइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी लैंड करती है कहां पे? श्रीनगर में, ठीक है। और एक फुल फ्लेज्ड वार शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी यहां पे आ चुकी थी, पाकिस्तान के ट्राइब्समैन यहां पे थे, तो इंडिया की आर्मी अब लैंड करती है यहां पे। बिल्कुल एक दिन बाद 26 अक्टूबर को साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी श्रीनगर में लैंड करती है और फुल फ्लेज्ड वार इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बिल्कुल एक हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल आपको एक स्टोरी की तरह ये याद रखनी है, क्योंकि हिस्ट्री स्टोरी ही है, ठीक है। हिस्ट्री होती है स्टोरी, तो आपको बिल्कुल ये स्टोरी की ही तरह याद रखना है। ओके, तो बढ़ते हैं हम। तो क्या होता है फिर जब यहाँ पे 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी लैंड कर चुके हैं श्रीनगर में, वार हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। तो पंडित नेहरू साहब क्या करते हैं? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे दैट टाइम, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो चले जाते हैं UN यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करते हैं तब, ठीक है। क्या करते हैं? यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करते हैं और उनको कहते हैं यूनाइटेड नेशन साहब आप हमें मदद कीजिए और हमारी जो लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान में चल रही है इस वार को आप एंड कीजिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस आपको पता है इट इज द बॉडी जो बिल्कुल पूरे मतलब जो भी विश्व इसके मेंबर जो है ये उन पे कंट्रोल करती है, ताकि क्या रहे बायलेटरल, ताकि मल्टीलेटरल ये जो पीस रहे दुनिया में, ठीक है। मल्टीलेटरल कंट्रीज जो है इनके बीच में अमन रहे और लड़ाई झगड़े ना हो, वर्ल्ड वार की तरह ना चला जाए, ठीक है। तो इस वजह से एक बॉडी को बनाया गया था, ठीक है। तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, सर ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए यूनाइटेड नेशंस को, उन्होंने अप्रोच किया, अब क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वार एंड हो जाए, ठीक है। क्यों? अब ये भी क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों गए अब यूनाइटेड नेशंस? क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका था, अब जम्मू एंड कश्मीर इट वाज इन द डोमेन ऑफ द इंडिया, इंडिया के डोमेन में आ चुका था, इंडिया को उन्होंने एक्सीड करके रखा था, अब इंडिया में चला गया था, अब ये कौन? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो इस वजह से ये जिम्मेदारी पड़ती थी अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं यूनाइटेड नेशंस और उनको अप्रोच करके उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे एंड कीजिए वार जो स्टार्ट हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस जो बिल्कुल क्या क्या चीज़ थी उस टाइम, मीन्स यूनाइटेड नेशंस का दबदबा था वहाँ पे अमेरिकाज का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा था कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में। तो हम ऐसे कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स राज करता था कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में। सो यूनाइटेड नेशंस वाज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम। यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल अपनी पकड़ बनाए रखा था, अपनी ताकत बनाए रखा था, अपनी
पोजीशन बनाए रखा था, कहां पे, यूनाइटेड नेशंस में। तो जो यूनाइटेड स्टेट कहता था वही यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को भी मानना पड़ता था, ठीक है। तो फिर यहाँ वही डिसीजन मिलता था बाद में। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता था यूनाइटेड नेशंस को, और उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के द्वारा अच्छी खासी रिलेशन बनती थी, अच्छा खासा दोस्ताना ताल्लुकात था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या डिसीजन लिया, यूनाइटेड नेशन ने डिसीजन लिया कि अब हम सीज फायर करेंगे। तो उन्होंने दोनों मुल्कों को बोला कि आप सीज फायर करो, बिल्कुल ये जो वार हो रहा है इसको बिल्कुल एंड करो, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं था, 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने बोला, एक तो ये बोला कि वार एंड करो, सीज फायर करो, लेकिन इसी के साथ ये भी बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर प्लेबिसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला यूनाइटेड नेशंस, किस चीज का हुक्म दिया, प्लेबिसाइट का हुक्म दिया, जिसको आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। यह बताया गया कि अब ये जो सिंगल सा आदमी महाराजा हरि सिंह साहब जाते हैं इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सिंगल मैन कैन नॉट डिसाइड द फेट ऑफ द एंटायर स्टेट, ठीक है। तो इस वजह से द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैज टू अंडरगो द प्लेबिसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे पूरे जो भी पॉपुलेशन थी उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर की, वो वोट करने चाहिए वेदर दे वांट टू बी विद द पाकिस्तान और वेदर दे वांट टू बी विद द इंडिया। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस 1948 में यह दावा कर चुकी थी कि बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान भी खुश हुआ, ठीक है भाई कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम इसमें खुश है, क्योंकि उनको पता थी, पाकिस्तान को पता थी कि जम्मू एंड कश्मीर वाज द मुस्लिम डोमिनेंट state at that time as well, so it is going to be with the Pakistan, so Pakistan was waiting for the plebiscite and consistently and the meanwhile war has been ended, क्योंकि सीज फायर अब हो चुका था, बिकॉज यूएन का ऑर्डर आ चुका था, सीज फायर हो चुका था। लेकिन इसी के साथ साथ और क्या चीज हो रहा था, इसी के साथ साथ ये चीज हो रहा था कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जब उन्होंने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशंस को, तो उसी द्वारा उन्होंने किनको, महाराजा हरि सिंह साहब को परसुएड किया, ठीक है। महाराजा हरि सिंह साहब को क्या किया, परसुएड किया, बोला कि आप शेख अब्दुल्ला साहब को यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बना दो, ठीक है, आप यहाँ से हट जाओ, ठीक है, और शेख अब्दुल्ला को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाओ। रीजन क्या था, रीजन था एक पार्टी यहाँ पे, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बोला कि अपराइजिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो पहले जे एंड के फेडरेशन के नाम से जानते थे, या फिर उसके बाद उसका नाम 1932 में आया क्या, उसका नाम आया फिर जम्मू एंड कश्मीर, द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिनके लीडर थे शाबाश शेख अब्दुल्ला साहब, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अब परसुएड करते हैं किनको, हरि सिंह को, और उनको बोलते हैं कि आप शेख अब्दुल्ला को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड के बनाओ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शेख अब्दुल्ला साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने। तो महाराजा हरि सिंह साहब को मानना ही पड़ा, और उन्होंने क्या किया, अपना रिजाइन किया, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के बनाया गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हम सबको पता है 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल चुकी थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1947 के बाद जब यहाँ पे इंडिया ये मतलब ये डिसाइड करता है कि अब हम क्या करेंगे काम, अब हम यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो ये चल रहा था उस टाइम, ठीक है, इंडिया के मन में, और इंडिया बना भी रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने मतलब वो लोग फ्रेम भी कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया जा रहा था, उसमें 3 साल लगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करीबन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगे ड्राफ्ट करने में, बनाने में, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक समझ आया आपको। तो जो इंडिया था, इंडिया उस टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर रहा था, ठीक है। तो ये सोच रहा था कि अब हम इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक रखेंगे, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक रखेंगे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान। तो 5 मंथ तक ये डिबेट चला कि कौन सी लिंक रहेगी बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इस विषय में इसके बाद किस चीज का जन्म हुआ, दिस गेव बर्थ आर्टिकल 370। 5 महीने जब इस पे डिबेट चला कि इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक रहेगी अब, तो इसी के बाद फिर आर्टिकल 370 ने जन्म लिया। और आर्टिकल 370 को हम किस नाम से जानते थे, टेम्पोरेरी प्रोविजन। आई एम गोइंग टू आंसर यू व्हाई टेम्पोरेरी, सर व्हाई इसको क्यों नाम देते हैं टेम्पोरेरी प्रोविजन, इसी लेक्चर में आपको इसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है।
तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका आंसर भी क्लियर हम कर देते हैं। सर टेम्पोरेरी इसको इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनको पता था, इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि इट इज देयर इज गोइंग टू हैव बीन द प्लेबिसाइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैज टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी विद द इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा था टेम्पोरेरी, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहा था, जम्मू एंड कश्मीर सॉरी इंडियन गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रही थी, ठीक है। तो उनको कौन सी लिंक चाहिए थी विद द जे एंड के साथ उनको एक लिंक थी ना जरूरत, मतलब एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना था कि हम जे को मतलब किस लिहाज से मानते हैं, जे को हमने कौन सा दर्जा दे के रखा है, क्या जे हमारी स्टेट है भी कि नहीं, क्या जे के साथ हमारा वाबस्ता है भी कि नहीं। तो इस वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक की जरूरत थी जो किसने फुलफिल की, आर्टिकल 370 ने फुलफिल की। लेकिन इसको टेम्परेरी इसलिए रखा गया क्योंकि ये तो टेम्परेरी था, क्योंकि पता नहीं था कि इंडिया इज गोइंग कि कब प्लेबिसाइट होगा और प्लेबिसाइट के बाद जम्मू एंड कश्मीर कहां चला जाएगा, क्योंकि यूएन का तो ऑर्डर आया था कि प्लेबिसाइट होना ही होना है, ठीक है। यहां तक समझ आया, ओके। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि मतलब ये जो आर्टिकल 370 है, अब आर्टिकल 370 अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एथोराइज कर रहा था, यानी आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था वो इंडियन पार्लियामेंट को एथोराइज कर रहा था कि इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, इंडियन पार्लियामेंट लॉज बना सकता है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में किस किस बेसिस पे, किस किस सब्जेक्ट्स पे मैंने बोला था, शाबाश शाबाश, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, इन 3 सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया कैन मेक लॉज ओवर द जे&के स्टेट, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, आर्टिकल 370 बोलता है कि मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है इट कैन मेक लॉज ओवर द जे&के बट ओनली ऑन 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन 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 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये भी लिखा है, आर्टिकल 370 में ये भी लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज द डिफेंस, दैट इज द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड दैट इज द कम्युनिकेशन, बट ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द जे&के गवर्नमेंट। वो लोग लॉज बनाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, लेकिन तब तक वो जे&के पे इंप्लीमेंट ही नहीं होगा जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ जे&के उस चीज को कन्फेशन ना देगी, अपनी उस चीज को परमिट ना करेगी, ठीक है। जे&के गवर्नमेंट जब तक उस चीज को परमिट ना करेगी तब तक ये लॉ ही नहीं बन जाएगा जे&के में, ठीक है। तो आर्टिकल 370 में क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट हैज गिवन द अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन द डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कम्युनिकेशन बट ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द जे&के, यानी जे&के की कंकरेंस पहले जरूरी है, जे&के को पूछना जरूरी है, जे&के की कन्फेशन, उनकी राय या उनका परमिशन जरूरी है, इसके बाद ही इंप्लीमेंट हो जाता फिर जे&के पे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन आता है, सर कैन एनी अदर प्रोविजन इज अप्लाइड, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन के बगैर क्या कोई लॉज गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया बना सकता है जम्मू एंड कश्मीर पे? तो आंसर है यस, यस सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन मेक एनी लॉज एक्सेप्ट एलएस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, बट only with the concurrence of the Jammu and Kashmir and that too ratified by the Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir, ठीक है। यहां पे हम समझाएंगे आपको। देखो सर, अभी तक हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 370 में यह प्रोविजन है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा गया था कि इन 3 पे इंडिया का हक रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये लॉज बना सकते हैं। आर्टिकल 370 में बिल्कुल ये लिखा है कि इंडिया इज गोइंग टू मेक लॉज ऑन द 3 सब्जेक्ट्स, लेकिन उसमें एक और प्रोविजन ये भी था कि ओनली विद द कंकरेंस ऑफ जे&के, उनको जे&के गवर्नमेंट को पहले पूछना है, उनकी परमिशन पहले जरूरी है। लेकिन सर क्या इस दायरे के बाहर भी जे&के गवर्नमेंट पे इंडिया गवर्नमेंट लॉज बना सकता था? तो आंसर था यस। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 370 में ही लिखा है कि पहले पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास ये जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अगर इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ये ठीक है, हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है सर, इसके बाद इसको जाने वाला है, ये जाने वाला है कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे&के में। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ जे&के ने इस चीज को रेटिफाई किया तब जाके ये लॉ बनेगा, अदरवाइज ये लॉ नहीं बनेगा। जब मैं आगे आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा फिर उन्होंने कैसे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, प्लीज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली को याद रखना। अभी यहाँ पे अभी मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी लॉ बना सकता था
यहाँ पे JNK के लिए अगर पहले गवर्नमेंट ऑफ JNK एक्सेप्ट करती इस चीज को और उसके बाद अगर उस चीज को रेटिफाई करता कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके तो अब सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज होता है? गवर्नमेंट ऑफ JNK तो हमें समझ आया था, गवर्नमेंट ऑफ JNK का मतलब होता है लेजिस्लेचर ऑफ द JNK। ठीक है, तो लेकिन सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज होता है? तो अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे हम, थोड़ा वेट कीजिए, इसी लेक्चर में हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज है, कैसे ये वजूद में आई, किसने इसको वजूद में लाया। ठीक है, ओके तो नेहरू साहब श्रीनगर आते हैं, वहाँ पे वो लोगों को खिताब करते हैं, तो वहाँ पे उनको वो प्रॉमिस करते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक द प्लेबिसाइड हियर। तो नेहरू साहब बिल्कुल श्रीनगर में आके लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको प्लेबिसाइड करेंगे। एक वन मैन हरी सिंह जम्मू एंड कश्मीर का फेट डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जनता जो है, जनता ही पावरफुल होती है, तो एक आदमी कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके अपनी स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर देता। ठीक है, तो नेहरू साहब यहाँ पे आके लोगों को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम प्लेबिसाइड करेंगे, हम जो वन मैन हरी सिंह थे उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ना ही हमने JNK को फोर्सिबली एक्वायर किया है, ये नेहरू के वर्ड से। ठीक है, ना ही हमने जम्मू एंड कश्मीर को फोर्सिबली एक्वायर किया है, ना ही एक आदमी का कानून चलेगा, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लेबिसाइड करने वाले हैं, या जिसको हम कश्मीरी में रायशुमारी कहते हैं। ठीक है, या जो मैंने पहले बोला कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला साहब भी स्पीच देते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं, अभी मैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा था उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो शेख अब्दुल्ला साहब कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। यहाँ पे एक तो लेजिस्लेचर है ही, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जम्मू एंड कश्मीर का अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये पूरा नहीं था ना इंडिया के साथ, इसके तो 3 ही अफेयर्स थे इंडिया को जो यहाँ पे करने थे इंटरवेंशन, उनमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। लेकिन बाकी जो बचता था उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ JNK को लॉज बनाने थे ना, तो उसके लिए यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी ना। तो यही शेख अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हम यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए तब ये एक खुशी का दिन था। क्यों खुशी का दिन था? क्योंकि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू समझते थे कि अब JNK इज गोइंग टू डिसाइड देयर ओन, वो खुद जो भी डिसाइड करेंगे, हम उन पे कोई चीज थोपेंगे नहीं, हम उन पे कोई चीज एज मतलब उन पे हम कोई चीज़ यहाँ में डोमिनेट नहीं करेंगे। अब JNK जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो खुद डिसाइड करेगी हमें इंडिया के साथ क्या क्या करना है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब बहुत खुश हुए थे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि अब JNK गवर्नमेंट खुद मतलब यहाँ पे आमादा हो चुकी थी। अब वो खुद चाहती थी कि हम अपने लॉज खुद बनाएंगे और अपने लॉज में हम इंडियन गवर्नमेंट को ये भी बताएंगे कि आपको हमारे में से क्या क्या इंटरवेंशन करना है, आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस विषय में हमारे साथ लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने जो पहले बोला आर्टिकल 370 में लिखा है कि JNK पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो भी लॉज बनाएगी पहले वो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ JNK के पास, फिर उसको रेटिफाई करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जब वहां पे परमिशन आएगी तब वो लॉ बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या लिखा है आर्टिकल 370 में? आर्टिकल 370 में लिखा है कि जो भी अमेंडमेंट इंडिया में होगा, यानी इंडिया के पार्लियामेंट यानी जो भी अमेंड करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा तब तक जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक ये नहीं होगा इंप्लीमेंट कहाँ पे, JNK में। तो रिसेंटली आपने देखा होगा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से पहले जब GST, फॉर एग्जांपल हम GST की बात करेंगे, जब GST यहाँ पे लगा था, पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान में GST लगा था, लेकिन आपको पता होगी कि कश्मीर में 1 हफ्ते के बाद GST वाला जो कानून है वो इंप्लीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि पहले वो बिल चली गई थी किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ JNK के पास। गवर्नमेंट ऑफ JNK ने जब उसको अप्रूव किया कि ठीक है यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो तब जाके वो GST वाला मामला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया था। अदरवाइज अगर JNK गवर्नमेंट नहीं चाहती कि GST यहाँ पे इंप्लीमेंट हो तो वो नहीं कह सकती थी, तो वो नहीं हो सकता था इंप्लीमेंट, लेकिन फिर उन्होंने अपना कंसर्न दे के यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया। तो ठीक है, आर्टिकल 370 में आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि वहाँ पे जो भी अमेंडमेंट इंडिया में होता वो JNK में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सो until the concurrence of the JNK legislature। ठीक है,
हम बताना चाहेंगे कि ये अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जो बन गई है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मेंबर थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जे.एंड.के में जो भी जे.एंड.के नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेंबर थे वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए, और जिनका लीडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे। यहां तक समझ आया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। देखते हैं पहले टाइम है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा और देखेंगे टाइम, ठीक है। तो इसके बाद व्हेन आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड, सो आर्टिकल 370 अब जब ड्राफ्ट हो गया, तो मैंने पहले ही बोला आपको क्यों, क्योंकि इंडिया चाहता था कि हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन लिंक रखेंगे इन जे.एंड.के के साथ, तो इस वजह से आर्टिकल 370 उन्होंने अपने वहाँ पे फ्रेम किया, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक लिंक सी बन गई जे.एंड.के और गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। तो हम ये कहेंगे कि इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो टनल थी, वो टनल क्या थी? दैट वाज जस्ट आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 की वजह से ही इंडिया अब जम्मू एंड कश्मीर में घुसने वाला था, इंडिया अब जे.एंड.के में मतलब राज करने वाला था, इंडिया अब जे.एंड.के में अपने लॉज इंप्लीमेंट करने वाला था। किसके द्वारा? वो टनल क्या थी? वो टनल थी आर्टिकल 370। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको समझना है। तो अब कौन सा रिश्ता रह गया था इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा? वो ये रिश्ता था, एक तो था आर्टिकल 1 और दूसरा था आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये आर्टिकल 1 कहता है, सबको तो पता होगी। लेकिन अगर जब ये कहता है इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में इंडिया भी जे.एंड.के भी चला गया, क्योंकि आर्टिकल 1 जो इंप्लीमेंट होता है इंडिया जे.एंड.के में, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जे.एंड.के वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। समझ आ रहा है? यहाँ पे जे.एंड.के वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिंक थी, वो थी आर्टिकल 370। सो ओनली टू लॉज वर इम्प्लीमेंटेड ऑन द ओनली टू आर्टिकल्स वर इम्प्लीमेंटेड ऑन जे.एंड.के, दैट वाज आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 की वजह से इंडिया जे.एंड.के वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, and article 3 की वजह से it was the tunnel due to which the India can make laws on the J&K, due to which the India can govern the J&K, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो चीजें आपको याद रखनी ही रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है। यहाँ तक आपने स्टोरी याद रखी? हाँ, तो इसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट होता है 1952 में। दिल्ली एग्रीमेंट में क्या होता है? दिल्ली एग्रीमेंट में नेहरू और शेख टॉक्स, जिसको कहते हैं नेहरू शेख टॉक्स भी, ठीक है, नेहरू और शेख साहब के दरमियान, शेख अब्दुल्ला साहब के दरमियान टॉक होते हैं, बातचीत होती है, ठीक है। बातचीत क्या होती है? बातचीत ये होती है कि सर, ये जो इंडिया की फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है, या बाकी जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, क्या ये अप्लाई हो सकता है क्या ये अप्लाई हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर पे? तो ये बातचीत चली थी नेहरू और शेख साहब के दरमियान, ठीक है। ओके, अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला ये कि वहाँ पे बताया गया दिल्ली एग्रीमेंट में ये जो बातचीत हुई थी नेहरू और शेख साहब के दरमियान, वहाँ पे ये बताया गया कि ये जो इंडियन फ्लैग है इसको बिल्कुल रेस्पेक्ट किया जाएगा। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फ्लैग को रेस्पेक्ट दिया जाएगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग भी है, उसको वहाँ पे उनको रेस्पेक्ट करना ही है, ठीक है, आप चढ़ा सकते हो अपना फ्लैग, लेकिन J&K में इंडियन फ्लैग भी आएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। या वहाँ पे फॉर एग्जांपल सदर रियासत के बाद, यानी J&K में जो लेजिस्लेशन आएगी अब वहाँ पे हम सदर रियासत बनाएंगे, या अब चीफ मिनिस्टर तो था नहीं उस टाइम, तो प्राइम मिनिस्टर को यानी प्राइम मिनिस्टर रहेगा इंडियन ये जो J&K में J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में। याद रखना, तब चीफ मिनिस्टर वाला कंसेप्ट नहीं था, तब उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। और जो प्रेसिडेंट होते थे, प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर जो होता था उसको बोलते थे सदर रियासत, ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? ओके, सो दिल्ली एग्रीमेंट्स में जब बहुत सारी बातचीत हो चुकी थी, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स वहाँ पे हुए थे। फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट अब एप्लीकेबल, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अब J&K तक भी चला गया था, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अब अप्लाई, उसकी एप्लीकेशन अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आ चुकी थी, यानी J&K के भी वो फैसला सुना सकता था। सो बहुत सारी बातचीतें उसमें हो गई थी, ठीक है। एक और जीत इंडिया की उस टाइम, एक और मतलब खुशी नेहरू साहब को उस टाइम, क्योंकि धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर खींचा चला जाता था कहां पे? इंडिया की तरफ, ठीक है। ओके,
सो वहाँ पे ये भी बताया गया कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा और इसी तरह कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी रहेगा। सो बिकॉज ऑफ द दिल्ली एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट भी एप्लीकेबल हो गया अब जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लेकिन एक विषय था, वो था एग्रीमेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927, जो आर्टिकल 35A है, उसके बारे में अब मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। आर्टिकल 35A को थोड़ा सा आप जहन से अभी निकालें, क्योंकि हम इसके बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं कि आर्टिकल 35A कहां से निकला है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ वजूद में आता है। ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ पास किया था हरी सिंह साहब ने। तो 1927 में यहाँ पे हरी सिंह साहब थे, तो उन्होंने ये लॉ बनाया था स्टेट सब्जेक्ट लॉ, ठीक है। बेसिकली ये लॉ था क्या चीज़, ये जो कश्मीर में अब वहाँ पे डोगरा राज था उस टाइम 1927 में, जब महाराजा हरी सिंह थे तो डोगरा राज था। जो कश्मीरी पंडित थे वो ज़्यादा बेनिफिट उठाते थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कश्मीरी पंडित ने महाराजा हरी सिंह साहब को रिक्वेस्ट किया कि यानी जो भी यहाँ पे आउटसाइडर्स आएंगे वो कल को हमारे बेनिफिट्स छीनेंगे, क्योंकि उस टाइम पे डोगरा राज था JNK में और ज़्यादा बेनिफिट्स पंडित उठाते थे, और सप्रेस कौन था? मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सप्रेस थी उस टाइम। तो जो जॉब्स थे, जॉब रिजर्व्स थे, वो पंडित इसके लिए था। और JNK में जो मुस्लिम थे दे वर केप्ट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाता था, बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी होती थी उस टाइम पे। तो फिर क्या चीज़ हुआ कि उन पंडितों ने बोला कि हमारे जो पंडित थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि जो पंजाब से अब मुस्लिम्स आएंगे या पंजाब से फॉर एग्जांपल सिख आएंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे लैंड एक्वायर करेंगे, वो यहाँ पे ज़मीन खरीदेंगे और फिर उसके बाद वो यहाँ पे रेजिडेंट बन जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंट, और उसके बाद वो यहाँ पे जॉब्स भी एक्वायर करेंगे। तो उनको इनसिक्योरिटी टाइप फील हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाराजा साहब को बोला कि आप स्टेट सब्जेक्ट लॉ पास कीजिए और उसमें आप बोलिए कि यहाँ पे कोई भी किसी को लैंड नहीं दे सकता, सेल नहीं कर सकता अपनी लैंड किसी को, और ना ही आउटसाइडर यहाँ पे कोई लैंड खरीद सकता है, और ना ही आउटसाइडर यहाँ पे कोई जॉब हासिल कर सकता है। तो महाराजा हरी सिंह साहब को उस टाइम पे उसको कंसर्ट देना ही पड़ा, और वो सूरत में आ गया स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 उसको नाम पड़ा। यहाँ तक समझ आया आपको? ओके। लेकिन अब जब बात हो रही थी इन नेहरू साहब और पंडित साहब के दरमियान, तो स्टेट सब्जेक्ट लॉ पे भी बात आई कि क्या स्टेट सब्जेक्ट लॉ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे ये लिखा है कि इक्वालिटी, आर्टिकल 20 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आप कहीं भी जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी, कहाँ पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी जॉब ले सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन इट वाज अगेंस्ट दोज लॉज, या राइट टू इक्वालिटी, सो इट वाज अगेंस्ट दोज लॉज। फिर क्या चीज होता है? तो यही डिस्कस हुआ था कि क्या इस चीज को हम रखेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे, जो ये स्टेट सब्जेक्ट वाला लॉ है, इट इज टोटली अगेंस्ट आर्टिकल 14, 19, आर्टिकल 20, या इट इज टोटली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इस चीज को हम रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो आंसर आया यस, इस चीज को हम रखेंगे, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हम इस चीज को रखेंगे, ठीक है। ओके, तो इन सब को 1952 एग्रीमेंट में इंक्लूड किया, जो दिल्ली एग्रीमेंट थे, इन सब चीज़ों को वहाँ पे मतलब कंक्लूजन में एज ए रिजल्ट वो चीज़ ये सब सामने आ गए थे हमारे, ठीक है। लेकिन उसी टाइम क्या चीज़ होता है, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान में, बोला जाता है कि उस इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि ये जो शेख अब्दुल्ला साहब है, ये इंडिया की तरफ नहीं खींचा जा रहा है। ही डज नॉट वांट फुल फ्लजेड इंटीग्रेशन विद द इंडिया, यानी जो शेख अब्दुल्ला साहब है वो इंडिया में फुल फ्लजेड एंट्री नहीं करना चाहता है, ठीक है। किसने ये रिपोर्ट दी? एक इंटेलिजेंस ब्यूरो थी इंडिया में, तो उसने रिपोर्ट दी थी इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो शेख साहब को क्या किया जाता है? उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, और बख्शी गुलाम अहमद साहब को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ओके, ठीक है। तो क्या किया जाता है? बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और ये जो शेख अब्दुल्ला साहब है उसको अब जेल भिजवाया जाता है, सो उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेगोशिएट करती है अब बख्शी गुलाम अहमद के साथ, यानी ये उसे रीनेगोशिएट करती है, यानी उसी के साथ अब दिल्ली एग्रीमेंट वाली बातें करते हैं, ठीक है। अब शेख अब्दुल्ला साहब तो कहाँ है? वो तो जेल में है। अब यहाँ पे कौन है प्राइम मिनिस्टर? बख्शी गुलाम अहमद साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे बात करेगी अब? बख्शी गुलाम अहमद के साथ। सो बख्शी गुलाम अहमद के साथ ये रिनेगोशिएशन करती है, ठीक है। और आर्टिकल 35 उसी दौरान एग्जिस्टेंस में आता है,
ठीक है। और बताया जाता है कि 1954 में बाज़ाब्ता तौर पर फिर प्रेसिडेंशियल आर्डर आता है, और प्रेसिडेंशियल आर्डर फिर क्या करता है, यहाँ पे आर्टिकल 35A के द्वारा यहाँ पे जो भी ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो मैंने पहले बोला था, ये क्या चीज़ करेगी, अब स्टेट सब्जेक्ट लॉ अब यहाँ पे एज एन आर्टिकल 35A रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, इट विल जस्ट बी एन आर्टिकल 35A। तो ये स्टैंड सेटल रहा अभी तक। ठीक है, सो आर्टिकल 35A वाज जस्ट द सेम एज स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 व्हिच वाज फ्रेम्ड बाय द महाराजा हरी सिंह। ठीक है, सो आर्टिकल 35A क्या चीज़ करता है? अब आर्टिकल 35A एम्पावर करता है लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि कौन यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है और कौन नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है उनको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी, उनको यहाँ पे कोई जॉब नहीं हासिल कर सकता था। ठीक है, या ये जो लैंड है ये किसी को आउटसाइडर को सेल नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ, लेकिन लेक्चर के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ भूल गया था जो आपको कंपल्सरीली याद रखना है। यहाँ पे जो बात आई ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, बताना चाहेंगे कि जो भी मैंने जो पहले कहीं कहीं पे मैंने आपको बोला होगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे उसको रिप्लेस करना प्लीज़ प्रेसिडेंट, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ और आर्टिकल 370 में लिखा है कि आर्टिकल याद रखिए, फिर से बताना चाहेंगे, आर्टिकल 370 में लिखा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी होगा। क्या? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी होगा, फिर उसके बाद वो लेजिस्लेचर ऑफ J&K में जाएगा, और उसके बाद वो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगी। फिर से रिपीट करेंगे, पहले कौन बनाएगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करेगा, यानी प्रेसिडेंशियल का ऑर्डर आएगा, यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होगा। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ J&K में, और उसके बाद वो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K में। जहाँ जहाँ भी मैंने पार्लियामेंट बोला था तो उसको रिप्लेस करो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई किया था सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ना कि पार्लियामेंट का लॉ। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे इसको रख। अब हम इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर में आर्टिकल 370 को कंप्लीट करेंगे, आर्टिकल 370 को कंप्लीट करेंगे 1-2 लेक्चर में, और उसी के साथ आपको ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ऑफ इंडिया ऑफ J&K वो भी आपको इन 2-3 लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको बस 5 और 6 लेक्चर्स में हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, और आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।